हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का सेशन। ये हमारी पहली क्लास है ज्योग्राफी की। तो ये टेक्स्ट बुक है हमारी ज्योग्राफी की क्लास 6 की। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और हम पूरा ज्योग्राफी इस तरह से कवर करेंगे। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 अब स्टार्ट होगा इधर से। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब इसमें हम जानेंगे कि हमारा अर्थ कहाँ पे प्लेस्ड है इस सोलर सिस्टम पे। तो ये है वो फोटो। हम्म, बहुत छोटा डायग्राम है। ये बीच में सन है, फिर उसके अगल बगल यहाँ पे सैटर्न, अर्थ, ये सारे प्लैनेट्स हैं। इनका हम सीक्वेंस भी जानेंगे और कौन, ये भी देखेंगे कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, और हम किसको आसानी से याद कर सकते हैं, कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, तो पैटर्न हमारा ये ऐसा रहेगा कि हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, जिससे कि हमें कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमसे मिस नहीं हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी से को ही अपना बेस बना के क्वेश्चंस पूछता है। और एनसीईआरटी से हमें पता है कि ऑल्दो बहुत ही छोटी या पतली होती हैं, बट फिर भी उनमें वो मेजर बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं इसमें, उनमें वो मेजर बातें छुपी होती हैं, जो कि हमें क्लियरली जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एटलीस्ट ज्योग्राफी के लिए तो नहीं। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। रात में देखते हैं एक दो ब्राइट स्टार्स हमें दिखते हैं शाइन करते हुए नाइट में। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सून यू वुड सी दैट द नंबर इंक्रीजिंग, धीरे धीरे करके उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनीमोर, उसके बाद फिर आप उसको काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, पूरा स्काई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से भर जाता है। समर ब्राइट, कुछ बहुत ब्राइट होते हैं। देखिए बहुत ही अभी स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बट जब हम ये लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो हमको फिर पता चलेगा वो एक्चुअली इतने कॉम्प्लेक्स है, हमें उनका मतलब नहीं पता है। तो हो सकता है अभी हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम लोग एक बार अगर इसको पढ़ लेंगे तो पूरा नोट्स अच्छे से बना सकते हैं इसका। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड, ऐसा लगता है कि पूरे स्काई एकदम डायमंड से स्टड है। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग, अब लगता है कि ट्विंकल कर रहे हैं। ट्विंकल का मतलब होता है वो ऐसे ऐसे करने, जो फेज होता है स्टार्स का, वो ट्विंकल होता है। वो क्यों होता है? वो रेयरिटी की वजह से होता है। वो हम आगे चल के इसके कंसेप्ट को भी डेवलप करेंगे। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एट अदर्स डू। पर ऐसा होता है कभी कभी कुछ स्टार्स ट्विंकल ही नहीं कर रहे होते पर कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि कुछ स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं, कुछ पास में होते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक चीज़ होती है, वो इसके फेस में आती है कि अ, अभी शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डिस्कस करने के लिए, मैं आगे बताऊंगा। बट अभी ये जान लेते हैं कि कुछ स्टार्स हैं जो जो ट्विंकल करते हैं, कुछ नहीं करते। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो सिंपल जो फ्लिकर कर रहे होते हैं जैसे, और कुछ ऐसे हैं जो शाइन कर रहे होते हैं जैसे कि मून शाइन कर रहा होता है। Along with these bright objects, you may see the moon on most of the days. इन शाइनी ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें आसमान में एक और चीज दिखती है, वो है हमारा चांद, चंदा मामा। It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. ऐसा होता है कि जो चंदा मामा होते हैं वो हमको अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे और अलग अलग शेप और साइज में भी दिखते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। हमें पूरा चांद महीने में सिर्फ एक बार दिखता है, और इट्स अ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और उसको हम फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, ए फोर्थ नाइट लेटर, यानी कि 14 दिन के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। हमें 14 दिन के बाद वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इट्स अ न्यू मून। अब जैसे हमको कोई चीज़ बिल्कुल नहीं दिख रही, यानी कि वो आने वाली है, इसलिए हम उसको न्यू मून कहते हैं। या अमावस्या, याद है वो चुड़ैल अमावस्या की रात, वैसे वाला सेम। इसीलिए सारी चुड़ैल अमावस्या को आती थी, क्योंकि अंधेरा रहता था। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई एट इट्स बेस्ट
प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। इस दिन क्या होता है कि इस दिन जो है हम जो है स्काई को एकदम क्लियर देख सकते हैं। बस एक चीज़ होना चाहिए कि बादल नहीं होने चाहिए उस दिन, ठीक है। ओके, do you wonder why we can't see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? ऐसे क्यों है कि हम उनको दिन में नहीं देख सकते? It's because the bright light of the sun does not allow us to see all those bright objects in the night sky. ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में उनको सूरज की वजह से हम नहीं देख सकते, क्योंकि सनलाइट इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उनकी जो लाइट है वो कहीं ना कहीं फेड हो जाती है। जैसे आप वो पढ़ लिख के इतना ब्राइट हो जाओगे कि बाकी लोग आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं, ऐसा ही सेम। तो इसीलिए तो आप पढ़ ही रहे हो। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एट ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स डे टाइम? वही वाली बात है, ठीक है। द नेक्स्ट है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। देखिए, अब याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। वो सब के सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी बॉडीज हैं हमको ऊपर दिखती है आसमान में, सबको हम क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल बॉडीज। दिस इज द फैक्ट नंबर 1, इसको यहाँ से हमें याद रखना है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ बहुत ही गर्म होती हैं, बड़ी होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो बहुत बड़ी होती हैं वो बेसिकली गैसेस से ही बनी होती है। कुछ हमारे प्लैनेट्स भी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो भी हमारे गैसेस से ही बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है। जो बहुत बड़े होते हैं और गैस से बने होते हैं उनकी खुद की हीट और लाइट भी होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। हमारा सन भी एक स्टार है। तो स्टार क्या है? स्टार एक सेलेस्टियल बॉडी है, वो गैस का बना है, उसकी खुद की हीट है, लाइट है। ये हमारी चार प्रॉपर्टीज निकल के आई स्टार की, ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, ठीक है। जो जितने भी स्टार्स हमको दिखते हैं स्काई में रात को जो ट्विंकल कर रहे होते हैं वो सब सन के जैसे हैं। तो हमारा सन भी एक स्टार है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, पर हमें उनकी हीट और लाइट बिल्कुल भी फील नहीं होती। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वो इतने छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर है, ठीक है। ओके, अब ये हमारा अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ग्राफ में क्या, ये फोटोग्राफ में क्या दीदी देख रही है ऊपर, वो भी हम देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम फार डिस्टेंस। हमने देखा ही है, जैसे हम जाके छत पे खड़े हो, दूर पे कोई एकदम पेड़ होगा तो इतना छोटा सा दिखता है। तो जो चीज़ हमसे जितना ज़्यादा दूर होती है वो हमको उतनी छोटी दिखती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट्स फ्लाइंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। और एरोप्लेन देखिए इतना ह्यूज होता है, बट जब भी वो हमारी छत से उड़ के जा रहा होता है और जैसे ही हम आवाज़ सुनते हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के भागते हैं छत में ढूंढने के लिए कहाँ जा रहा है, बिकॉज वो अच्छा लगता है सबको देखना, और मैं भी जाता हूँ देखने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different group of stars. अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे रात में हम छत में गए लेटे हुए तो हमें लगता है कि कुछ कुछ स्टार्स है ना वो एक पैटर्न बना रहे हैं एक तरह का, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। वो जो पैटर्न बनाते हैं ना, इन पैटर्न को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक। अब उर्सा मेजर और अ बिग बेर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो ये उर्सा मेजर या बिग बेर जिसको हम कहते हैं, ये कॉन्स्टिलेशन है। मतलब क्या है कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो हमने क्या किया ना, सबको कोई ना कोई नाम दे दिया है। क्योंकि अब नाम नहीं देंगे तो हम कैसे बताएंगे वो पैटर्न वो पैटर्न वो पैटर्न? तो कभी किसी को हम कैसे बताएंगे कौन सा पैटर्न मैंने देखा है? तो ऐसे नाम रख दिए गए हैं सबके कॉन्स्टिलेशंस के। तो ये एक है हमारा उर्सा मेजर, या उसी को हम बिग बेयर भी कहते हैं। Is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि एक कॉन्स्टिलेशन है जो सबसे आसानी से आसमान में देखा जा सकता है। सप्त मीन सेवन और ऋषि मीन सेजेस। सेजेस मतलब ऋषि,
इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है। ये फिगर 1.1 में जो बना है, दीदी जो देख रही हैं, ये सप्तऋषि हैं। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 स्टार्स हैं। तो ये मिला के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सप्तऋषि। ठीक, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। अब सप्तऋषि जो है, ये जिस कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, इसी को हम उर्सा मेजर कहते हैं। ठीक है, वही बिग बेर। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार। तो आज शाम को क्या करिएगा? शाम को नहीं, रात को क्या करेंगे? छत पे जाएंगे और किसी बड़े को लेके जाएंगे। वैसे आप भी काफी बड़े हैं, जाके स्टार्स में देख सकते हैं। और अब तो बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आ गई हैं। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो, उसको आसमान की तरफ आप पॉइंट आउट करोगे तो वो दिखा देगा ये यहाँ पे ये कॉन्स्टिलेशन। यहाँ तक कि आपको प्लैनेट्स भी दिखा देगा। वो देखो, वो प्लैनेट दिख रहा है। तो यू कैन ट्राई इट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। इवन आई डू दिस। इन एंशियंट टाइम, पुराने टाइम पे, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन यूजिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ दीज स्टार्स। अब लोग डायरेक्शन भी देखते थे पुराने टाइम पे, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे कंपास नहीं था कि हमने ये देख लिया। अब तो मोबाइल में ऐप्स है जो कि बता देती है। पहले कंपास आता था गोल से, वो बताता था कि कहाँ पे नॉर्थ पड़ता है, कहाँ पे साउथ है, ईस्ट वेस्ट है। पर पुराने टाइम पे जब लोग के पास कंपास भी नहीं था, तो वो लोग स्टार्स की हेल्प से देखते थे। कैसे? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार्स। ठीक है, तो जो नॉर्थ स्टार था, या उसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता था, क्योंकि वो उसी तरफ ही रहता था। ठीक, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो स्काई में हमेशा से सेम पोजिशन पे रहता था। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ, लुक एट फिगर 1.1। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star। जैसे हमने फिगर में देखा, ये जो दो स्टार्स हैं, इनको हम कहते हैं पॉइंटर स्टार्स। ठीक, अब ये पॉइंटर स्टार्स को अगर हम देखें और इसकी डायरेक्शन में हम स्ट्रेट ऊपर देखें, तो यहाँ जो स्टार दिखेगा, इसको हम कहते हैं नॉर्थ स्टार। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होंगी जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स। वो दूसरे स्टार्स की लाइट से एमिट होते हैं। भाई जैसे कमरे में हर सब चीज़ तो बल्ब नहीं है ना, पर फिर भी हमको अंधेरे में दिखता है, क्योंकि वो बल्ब से रोशनी उस पर पड़ती है और फिर वो चीज़ हमको दिखती है। वैसे ही सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ऐसी बॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। जिनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, उनको हम कहते हैं प्लैनेट्स। पर वो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज तो सब कुछ है, बट जिनकी हीट और लाइट है वो सन है, ये स्टार्स हैं। और जिनकी हीट और लाइट नहीं है वो प्लैनेट्स है। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर्स। द प्लैनेट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आता है, जिसका नाम है प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर। और वॉन्डरर का मतलब होता है घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है, क्योंकि हमारे अर्थ में की खुद की कोई हीट और लाइट नहीं है। दूसरा, हमारा अर्थ सन के अगल बगल घूमता भी है। इट गेट्स इट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ को इसकी हीट और लाइट जो है वो मिलती है सन से, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। और वो हमारा नियरेस्ट स्टार भी है। If you look at the earth from a great distance, say from moon, it will be shining just as the moon। तो देखिए, जैसे हमको मून दिखता है ना, यहाँ से वो देखो क्या शाइन कर रहा है। अगर मून पे कोई हो तो उसको भी अर्थ ऐसे ही दिखे क्या शाइन कर रहा है। बट एक चेंज है, मून हमको व्हाइट दिखता है, अर्थ हमको मून से अगर देखें तो ब्लू दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ वो पानी से घिरा हुआ है। पूरा पानी ही पानी है, हर जगह ओशन है। लैंड बहुत कम है। कितना है वो अभी हम आगे देखते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब मून जो हम ऊपर देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। वो अर्थ का कंपेनियन है और अर्थ के अगल बगल घूमता है। लाइक आवर अर्थ, देर आर 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too। तो सैटेलाइट क्या चीज हुई? जो किसी एक प्लैनेट का कंपेनियन हो और वो उस प्लैनेट के अगल बगल घूम रहा हो,
उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट। जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, अब ये मून अर्थ के अगल बगल घूम रहा है, तो ये हो जाएगा सैटेलाइट। पर ये प्लैनेट होना चाहिए, ठीक है। प्लैनेट के अगल बगल कोई घूम रहा है तो सैटेलाइट, और अगर सन के अगल बगल कोई घूम रहा है तो वो प्लैनेट। थोड़े अभी दो तीन चीज़ें और होती हैं वो हम आगे देखेंगे, बट अभी ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है इसका, ठीक। अब हम बात करेंगे तो सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम क्या होता है। ओके, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्री। देखो तीन प्लैनेट है, हमारे सारे प्लैनेट्स क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जेसन, ठीक है। तो टोटल 8 हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ठीक। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, इनमें से जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये जो तीन के तीन हैं लास्ट के, इनके ना इनके अगल बगल रिंग्स है छोटी छोटी, ठीक है। अब वो जो रिंग्स है, वो रिंग्स में क्या होता है, डेब्री है जो फ्लोट करती है। अब डेब्री क्या होता है, डेब्री का मीन्स है कचड़ा, ठीक है, कचड़ा। अब कचड़ा क्या है, कचड़ा ये है कि जब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम पे कुछ स्टोन्स या पत्थर या बड़े बड़े पत्थर जो है वो आपस में मिल नहीं पाए और वो आसमान में ऐसे ही तैरते रह गए, ठीक है। तो वो आसमान का डेब्री कहते हैं उसको, कचड़ा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। अब इसमें ये हमारा है सन, ये हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर हमारी ये एक एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। अब एस्टेरॉयड क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारा जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ठीक। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन इट्स एट, लास्ट वाले पार्ट से कैरी ऑन किया है। अब हम पढ़ेंगे सन के बारे में, ठीक। सन, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन एकदम सोलर सिस्टम का हेड है और एकदम बीच में। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, वो एकदम बीच में और बहुत गर्म है। सन बहुत बहुत एक्सट्रीमली गर्म है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, वो पुलिंग फोर्स देता है, यानी कि वो अपनी तरफ सब इन प्लैनेट्स को बांध के रखता है, ठीक। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो जो सन है वही मेजर सोर्स है हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम का। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ नियरेस्ट स्टार, इट इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ। देखो वो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, पर फिर भी हमको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती क्योंकि हम सन से बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, और वो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स, टी सीरीज के सब्सक्राइबर्स के आसपास। ओके, तो इतना दूर है ये अर्थ से, ठीक है। अब डू यू नो में देखेंगे, सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज सन गॉड, ठीक है। सन गॉड को क्या बोलते हैं रोमन मिथोलॉजी में, सन गॉड, ठीक। तो सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सन इज नोन एज सोलर। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फोर कॉल्ड एज सोलर सिस्टम। ओके, ठीक है। अब प्लैनेट्स के बारे में बात करें तो देर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, ठीक है। पहले 9 होते थे बट 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया, जो कि हमारा 9 प्लैनेट होता था, अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसको याद करने का बहुत ज़्यादा एक तो ज़रूरी भी है, और ये एक कोट दिया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एक और तरीका भी है, मैं आपको बता सकता हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, और इसका जेसन याद कर सकते हैं, जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये बहुत, इससे भी शॉर्ट है, तो आपको जो जल्दी से याद हो जाए उससे याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे निमोनिक्स बना के उसको याद करें, तभी एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देने बैठेंगे उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है माइंड में, यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट कि क्या ये था वो था, और मेमोरी भी हमेशा ऊपर नीचे होता है। तो छोटे छोटे निमोनिक्स होंगे, 100% वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू
सॉल्व। अब ओरिजिन की बात करेंगे। मेनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम और द अदर लैंग्वेज। ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक which relates to the description of the earth. It is made up of two Greek words, G meaning the earth and graphia means writing. G means G का मतलब होता है अर्थ, ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। तो अभी जैसे हम पढ़ते हैं तो जियो में लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो लॉजी ऑफ स्टडी ऑफ इज नोन एज जियोलॉजी। जियोमेट्री मेजरमेंट of earth is known as geometry or geoid. Geoid means anything which is of the shape of the earth. ठीक, okay. The all eight planets of the solar system move around the sun in fixed path. उनका fixed path है जिसमें वो sun के around घूमते हैं. These paths are elongated. These ये elongated है, मतलब elongated का मतलब जैसे ये हमारा सन है, तो कोई भी ऐसा नहीं कि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसा गोल बिल्कुल नहीं भाई। ऐसा है कि ये अर्थ है, ये सॉरी ये सन है, तो ये elongated है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इसका रीजन है कुछ, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऐसे elongated ही क्यों है, सर्कुलर क्यों नहीं है। बट थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि अभी अचानक से बम्बार्ड कर दूंगा इतनी सारी चीज़ों के साथ, तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सन के सबसे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन राउंड along its orbit. Venus is considered as Earth's twin. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है कि अर्थ का ट्विन कौन है। बहुत लोग को मार्स लगता हो क्योंकि एलॉन मस्क हमेशा मार्स 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 में सब चीज ढूंढ रहे हैं, बट अर्थ का ट्विन या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब का सब हमारा वीनस है, बिकॉज इट्स शेप एंड साइज आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि उसका शेप एंड साइज एकदम अर्थ के जैसा है, मतलब क्लोज टू अर्थ है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, करेक्ट, अगस्त 2006 की बात है, मुझे इसलिए याद है बिकॉज आई वाज इन क्लास 8। Pluto was also considered as a planet. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto was other celestial object, ठीक है, discovered in recent past may be called dwarf planets। ठीक है, तो ये dwarf planets थे, तो कौन कौन से थे? हमारा प्लूटो था और कुछ और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे सीरीज 2003, UB313। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, इतना पूछता नहीं है। डू यू नो में देखेंगे, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो जो लोग एस्ट्रोनॉमर्स हो उनको, तो जो लोग सेलेस्टियल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। जो आर्यभट्ट थे वो इंडिया के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो मून है और बाकी प्लैनेट्स हैं वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन से इतना शाइन करते हैं। ठीक है, टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। अभी पूरी दुनिया में सब जो है यूनिवर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द अर्थ। अब हम जानेंगे अर्थ के बारे में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट इन द सन। अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, हमें पता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट है। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, फिफ्थ लार्जेस्ट है, ये भी याद रखना है हमको, फिफ्थ लार्जेस्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर बार पूछे जाएंगे। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। तो हमको अगर कोई सोचता हो कि अर्थ एक से गोल टाइप है, तो भाई बिल्कुल बता दें अर्थ ऐसी गोल नहीं है। अर्थ है ऐसा थोड़ा सा यहाँ पे elongated है और फ्लैट पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, ऐसे साइड से elongated। That is why the shape is described as geoid. Geoid means an earth like shape. इसका मतलब ये है कि इसी को हम जियोइड कहते हैं, मतलब कि अर्थ के जैसा शेप किसी चीज का,
कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट हो और ऐसे थोड़ा सा बाहर को बल्ज हो। ये बल्ज क्यों है, ऊपर से फ्लैट क्यों है, अभी हम आगे देखते हैं। द कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। अगर कोई भी कंडीशन है जो लाइफ को सपोर्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ में ही पाई जाएगी। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। द अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, इन रीजंस की वजह से अर्थ हम एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। From the outer space, the Earth appears blue because its two-third surface is covered by water. तो कितना surface आपका covered है, वो है हमारा 2/3 surface of the Earth is covered by water. It is therefore called as blue planet. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, blue planet। ठीक है। अब the light travels at a speed of about 3 lakh किलोमीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछते हैं, इसको याद रखना है। 3 lakh kilometer per second, yet even with this speed of the light it takes about 8 minutes to reach the earth। 8 minutes से ज़्यादा टाइम लगता है सनलाइट को हमारे तक आने में। तो सोचो, अगर एक उसमें 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, तो 8 उस मिनट्स में 150 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करती है लाइट। ओ माय गॉड, बहुत दूर है भाई सन, पास में होता तो हम लोग तो अभी तक रोस्टेड हो गया होता हमारा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मून के बारे में। द अर्थ इज हैज ओनली वन सैटेलाइट। अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। हमारा मून सैटेलाइट है, मैंने बताया था अभी सैटेलाइट क्या होता है, कि ऐसा अर्थ का कंपेनियन जो अर्थ के अगल बगल घूम रहा हो, या किसी भी प्लैनेट का कंपेनियन जो उसके अगल बगल घूम रहा हो, उसको हम कहेंगे सैटेलाइट। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के जो डायमीटर है उससे इसका डायमीटर 1/4 है। ठीक। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। पर फिर भी हमको ये बहुत बड़ा दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे से बहुत ज़्यादा पास में है। क्यों? ये लगभग 3 लाख किलोमीटर के आसपास है हमारे से, क्योंकि इट टेक्स ओनली 1 सेकेंड ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट की स्पीड से जाएं तो हमें 1 सेकेंड में हम मून में पहुंच जाएंगे। इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड ऑफ द लाइट 3 लाख मानेंगे, क्योंकि इस तरह इसको हम याद रख सकते हैं। अवे फ्रॉम अस नाउ यू कैन compare the distance of the earth and the sun and that from the moon। okay, अब एक फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। द नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो पहली बात तो भाई जानना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टेप्ड ऑन द मून, जो पैर रखा था जिन्होंने मून पे सबसे पहले। और डेट भी हमें याद रखनी है, 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार मून पे गए थे। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ठीक है, अर्थ के चक्कर मून लगाता है 27 डेज में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वन स्पिन। और वो 27 डेज में अपना भी एक राउंड पूरा कर लेता है, क्योंकि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो अपने भी इसमें घूम रही हैं एक्सिस पे, अपने भी एक्सिस में घूम रही हैं और अर्थ के चारों तरफ भी घूम रही हैं। तो 27 डेज में वो अपना भी एक एक्सिस का रोटेशन पूरा कर लेती हैं, और अर्थ का रिवॉल्यूशन भी 27 डेज में वो पूरा कर लेती है। एज अ रिजल्ट, और इसी वजह से हमें मून का एक साइड ही हमेशा दिखता है। हम मून का कभी हम दूसरा साइड देख ही नहीं पाते, हमें वही साइड दिखता है। क्यों? क्योंकि आज अर्थ भी इतना घूमी है, मून भी इतना घूम रहा है, घूम हमारे अगल बगल भी घूम रहा है उसी फेज पे, और अपना भी वैसे ही घूम रहा है। तो जितना वो आगे बढ़ रहा है वो उतना ही घूमता जा रहा है, तो हमको कोई दूसरा फेस दिखता ही नहीं उसका। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। अब मून पे जो कंडीशंस है वो लाइफ के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर इट्स लाइफ। मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। मून
में माउंटेन है, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं on on its surface. These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. देखो क्या है कि उसमें कभी गड्ढे हैं, कहीं पहाड़ है, इसी वजह से हमको उसमें कभी शैडोज दिखती है मून पे, कभी हमको ऐसे फ्लैट नहीं दिखता है वो। ओके, अब यहाँ देखेंगे हम कि इस सैटेलाइट इज अ celestial body that moves around the planets in the same way as planets move around the sun। ये हम इतनी देर से इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। A human made satellite is an artificial body। It is designed by the scientists to gather information about the universe or for communication। अब जैसे सैटेलाइट्स हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं जो छोड़ते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ स्पेस एक्स है, वो उसकी सैटेलाइट्स जाती हैं। जैसे नासा है, वो सैटेलाइट्स छोड़ता है तो ऊपर जाता है। जीपीएस सिस्टम हो गया, ग्लोनास हो गया, जापान की जाक्सा है, वो अपनी सैटेलाइट्स छोड़ती है। रशिया का रॉसकॉस्मॉस है, वो अपने सैटेलाइट्स छोड़ता है। और हमारा इसरो, वो भी अपनी सैटेलाइट्स छोड़ते हैं। तो सैटेलाइट्स जो है बहुत सारे मल्टीपल पर्पस होते हैं जिनको सॉल्व करती हैं। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड ऑन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो एक रॉकेट के थ्रू छोड़ी जाती हैं और वो ऊपर जाके ऑर्बिट में प्लेस हो जाती हैं और फिर वो अर्थ के अगल बगल घूमती हैं। तो सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, आईआरएस, एड्यूस। अब हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज which also move around the sun। These bodies are called asteroids, ठीक है। तो यानी स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, इन सब के सिवा भी कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी हैं जो सन के अगल बगल घूमती हैं, वो है हमारे एस्टेरॉइड्स। These are found between the orbits of Mars and Jupiter। Scientists are of the view that asteroids are part of the planets which exploded many years back। आसमान में बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो कि असेंबल नहीं हो पाई जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, या जब हमारे सोलर सिस्टम को फॉर्मेशन हो रहा था। एक बिग बैंग थ्योरी है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसी में जब एक बिग बैंग हुआ था, उसमें जो प्लैनेट्स बने थे, तो उसी टाइम पे कुछ ऐसे पार्ट्स रह गए थे जो कि फॉर्मेशन नहीं हो पाया, किसी किसी सैटेलाइट या प्लैनेट का पार्ट नहीं बन पाए, तो वो मार्स और जुपिटर के बीच में रह गए और वो अर्थ का सन का चक्कर लगाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड। देखो सारे पत्थर एस्टेरॉइड नहीं होते, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेट्रॉइड्स। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। अब एस्टेरॉइड भी पत्थर है, वो भी पत्थर है, पर एस्टेरॉइड वो है जो मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं, और बाकी जो पत्थर इधर उधर घूमते रहते हैं उन सबको हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। Sometimes these meteoroids come near to this earth and tend to drop upon it। कभी कभी ये मेटेरॉइड्स अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं और कुछ तो अर्थ में गिर भी जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीट अप एंड बर्न। क्योंकि जो वो गिरते हैं ऊपर से तो एयर का फ्रिक्शन लगता है और वो जलने लगते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और हमको लगता है जब वो जलते हैं तो हमको आसमान पे फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग completely burned falls on the earth and creates a hollow। तो और कभी कभी क्या होता है, ये मीटरॉइड्स पूरी तरह से जल नहीं पाते और वो आके अर्थ के सरफेस पे कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। डू यू सी अ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night। कभी कभी ये होता है कि हम जब आसमान में देखते हैं रात को, तो हमको एक बैंड दिखता है व्हाइट लाइट का, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है, ऐसे एक व्हाइट लाइट का बैंड दिखता है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, और इसकी क्लस्टर है, इसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी, और इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इन द एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट
फ्लोइंग इन द स्काई। तो एंशियंट इंडिया यानी पहले जो है जब आर्यभट्ट जी ने ये सब प्लानट वैनट डिस्कवर किए थे, तो उसी टाइम पे उन्होंने बोला कि ये एक रिवर ऑफ लाइट है जो कि आसमान में बह रही है। इसीलिए तब इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया था, क्योंकि गंगा हमको पता है इट्स अ होली रिवर, तो यहाँ पे गंगा फ्लो हो रही है, तो आकाश में भी वो गंगा फ्लो हो रही है। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। ठीक, तो याद रखना है कि गैलेक्सी क्या होता है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। ओके, तो अब हमारे पास कुछ आ गया, जैसे हमारी ये अर्थ आई। ठीक है, अर्थ कहाँ पे घूम रही है? अर्थ के घूम रही है हमारी सन के ऊपर। देखो, तो पहले छोटा क्या है हमारा, ये हमारी अर्थ है, फिर हमारा आया सन। सन के ऊपर हमारा क्या आया? मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर आ गया हमारा यूनिवर्स। तो यानी ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, फिर उसमें हमारा सन है, और सन के बीच में छोटी सी अर्थ। ठीक, तो ऐसे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not still certain about the size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe। हमें नहीं पता अभी कि कितना ज़्यादा बड़ा है, पर एक चीज़ की श्योरिटी है कि हम इसी के पार्ट हैं। ओके, तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन हैं, ये वाले तो अपने से कर ही लेंगे। ये हम देख लेते हैं। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन कौन है? वो हमारा है वीनस, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पता है, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ elongated पाथ। हमें पता है सर्कुलर नहीं होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पाथ भी नहीं हो सकता, मैंने बताया था कि वो एक elongated पाथ है। तो elongated पाथ, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है हमको जानना। द एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन, हमें पता है कि ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मैंने बताया था। उसके बीच में एक बॉर्डर है, और फिर है हमारा जेसन। तो जो बॉर्डर बनाता है ये हमारा एस्टेरॉइड्स बनाते हैं। ठीक है, जो तो बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, a group of dash forming various pattern is called a। तो अब ये है हमारा ग्रुप ऑफ स्टार्स forming a pattern is known as constellation। ठीक है, द कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, अगर बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? देखिए, अभी अभी हमने पढ़ाई की, अगर बहुत ज़्यादा स्टार्स हो तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गैलेक्सी। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। अब सेलेस्टियल बॉडी क्या है? कोई भी बॉडी जो अर्थ के आसपास है वो सेलेस्टियल बॉडी है। तो हमारे पास सबसे पास कौन है? वो है हमारा मून। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। कौन है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? मरकरी, वीनस और अर्थ। ठीक है, तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 धीरे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मुझे पता है ये थोड़ा लंबे लेक्चर्स है, बट ये सिर्फ आपको एक ही बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बस वही जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके ही सिर्फ अलग से आप नोट्स बना के रख लीजिए। बस उसका एनसीईआरटी टच करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ये नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यस वीडियो आ गया है। एंड वन मोर थिंग, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो। विद इन हाफ एन आवर, अगर रात को मैं सो नहीं रहूँगा तो विद इन हाफ एन आवर आई विल रिप्लाई टू यू एनी हाउ। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो। लेट्स कीप स्टडिंग। बाय बाय।